जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है 21 जुलाई 2025 को। वह भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। उनके द्वारा शपथ ग्रहण की गई थी 11 अगस्त 2022 को और उन्होंने इस्तीफा दिया है 21 जुलाई 2025 को। उन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंपा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंपा है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। उन्होंने किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए ये इस्तीफा दिया है? तो उन्होंने 67A अनुच्छेद का उपयोग करते हुए ये इस्तीफा दिया है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया है, यानी अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसी बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इसके अलावा वो कार्यकाल के मध्य इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड बने हैं, इनको आप नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। उपराष्ट्रपति की बात हुई है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इस्तीफा और उनको जो रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो इसमें बताई गई है, यानी अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 में पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है। जैसे अभी पद रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 की बात करें तो आकस्मिक स्थितियों के लिए संसद कानून बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 71 में चुनाव विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित अगर कोई विवाद है, चुनाव से संबंधित विवाद है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में निपटाया जाएगा। अनुच्छेद 72 की बात करें, क्षमा, दया आदि अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ये अधिकार निभा सकते हैं। अनुच्छेद 73 की बात करें तो केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र की सीमा बताई गई है, उपराष्ट्रपति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम भारत के अब तक के सभी उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित विशेषताएं डिस्कस करेंगे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम था कृष्णकांत। तो वो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था 2002 में। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, फिर तीसरे हैं वीवी गिरी, चौथे हैं आर वेंकटरमन और 5वें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और छठे हैं KR नारायण। अगला क्वेश्चन है, सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर वाला पहला राज्य कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, अब बिहार के जो मतदान केंद्र होंगे वहां पर 1200 वोटर होंगे। अभी तक क्या होता था कि 1500 वोटर हुआ करते थे, और अमूमन जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो 1500 के आसपास ही वोटर होते हैं। लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बना है जहां पर मतदान केंद्रों पर अब 1200 वोटर होंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए वहां पर बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र भी
बनाए हैं। तो पहले मतदान केंद्रों पर 1500 मतदाता हुआ करते थे, अब कितने होंगे? 1200 होंगे। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इस राज्य का गठन हुआ था। राजधानी इसकी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मेरी पंचायत ऐप को। तो दोस्तों 21 जुलाई 2025 को भारत सरकार का जो एक ऐप है जिसका नाम है मेरी पंचायत ऐप, तो उसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड मिला है। यह सम्मान कहाँ पर मिला है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है कि मेरी पंचायत ऐप को ये जो अवार्ड दिया गया है यह कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट श्रेणी में ये सम्मान दिया गया है। मेरी पंचायत ऐप की बात करें तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बनाया गया ऐप है और इसमें तकनीकी सहयोग किया था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। और इसका उद्देश्य क्या है? 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप देना। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया गया था। अब इसी को कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? MiG-21 फाइटर जेट को कब रिटायर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों भारत का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है MiG-21। अब उसके रिटायरमेंट की बारी आ गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखा है कि MiG-21 में काफ़ी दुर्घटनाएं होने लगी हैं, तो इसलिए अब इसे रिटायर किया जाएगा 19 सितंबर 2025 को। और इसका जो विदाई समारोह होगा वो चंडीगढ़ एयरबेस पर होगा। MiG-21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 62 वर्षों तक इसने सेवा दी है भारतीय वायुसेना में। इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। अब MiG-21 तो रिटायर हो रहा है, लेकिन उसकी जगह कौन लेगा? तो उसकी जगह स्वदेशी तेजस MK फर्स्ट ए फाइटर जेट लेगा। यानी कि अब MiG-21 की जगह तेजस विमान शामिल होंगे भारतीय वायुसेना में। देखिए दोस्तों, जो MiG-21 है उसने किन किन युद्धों में सहायता की है भारत की? तो 1965 का जो भारत पाक युद्ध था, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसमें भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन के द्वारा पाकिस्तान के F-16 को इसी विमान से मार गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। तो यूरोपीय यूनियन ने गुजरात के वाडिनार में स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर बैन लगा दिया है। तो यूरोपीय यूनियन ने यह जो बैन लगाया है या प्रतिबंध लगाया है, यह रूसी अर्थव्यवस्था और यूक्रेन में उसके युद्ध प्रयासों को कमज़ोर करने के प्रयास के तहत लगाया है। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक ग्रुप है यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी और यह एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापार ब्लॉकों में से एक है। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और इसकी आधिकारिक मुद्रा है यूरो। और इसके यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेyen। दोस्तों यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मैत्सोला। भारत यूरोपीय यूनियन का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 में दोनों के बीच जो कुल व्यापार हुआ था वो हुआ था 124 बिलियन यूरो का। पिछले दशक में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच वस्तुओं का जो व्यापार हुआ था वो 90% तक बढ़ा था। भारत में लगभग 6000 यूरोपीय कंपनियां मौजूद हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? आंसर हो जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा। ये नाम आपको बहुत दिनों तक याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार के मामले बहुत कम देखे जाते हैं, और अब ये एक मामला है जिसमें एक जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया यानी उसे हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू हुई है। तो चलिए जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को क्यों हटाया जा रहा है। तो हुआ क्या था कि मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में कुछ जली हुई नकदी बरामद हुई, यानी कुछ जले हुए नोट बरामद हुए थे। इसके बाद ये मामला मीडिया में भी आया और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी आया। इसके बाद होता क्या है कि उस समय सीजेआई थे संजीव खन्ना जी, तो उन्होंने 3 हाई कोर्ट जजों की एक समिति गठित की थी और उन्होंने कहा था कि आखिर ये मामला क्या है, इसकी जांच करो। तो इस समिति ने जो यशवंत वर्मा है उन्हें दोषी पाया और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया गया, यानी कि दोषी पाया गया और फिर इसके बाद उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया गया। अब जाकर के दोस्तों उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है संसद में और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी प्रस्ताव पर सिग्नेचर हुए हैं, आने वाले समय में ये प्रस्ताव जरूर आएगा क्योंकि इस प्रस्ताव को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। अब 100 से ज़्यादा सांसदों ने लोकसभा में नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और राज्यसभा में भी 50 से ज़्यादा सांसदों का इसको समर्थन आवश्यक है। वो समर्थन मिल ही जाएगा क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों इनको हटाना चाहते हैं। दोस्तों, जब सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक जांच समिति गठित होगी और इसमें दोषी पाया जाएगा तो अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। और जब ये प्रस्ताव सदन में होगा यानी लोकसभा या राज्यसभा में होगा तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना जरूरी होता है। देखिए, अब तक कोई जज महाभियोग से नहीं हटाया गया है, ये हिस्ट्री रही है। तो कई जजों के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है लेकिन महाभियोग के द्वारा किसी को हटाया नहीं गया है, हटने से पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार के मामले देखे गए हैं। अब देखते हैं कि यशवंत वर्मा के मामले में क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे या राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को एक और दिवस के रूप में जाना जाता है, तिरंगा अंगीकरण दिवस। ठीक है, या तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस बोल दें या फिर तिरंगा अंगीकरण दिवस भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं। तिरंगे का प्रारंभिक डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। पहले हमारे तिरंगे पर चरखा हुआ करता था, बाद में इसके स्थान पर अशोक चक्र रखा गया था। दोस्तों, अब हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है तो इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, तो 1963 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। राष्ट्रीय नदी गंगा है, इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, तो इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, तो इसे 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है ये वाला जो रुपए वाला साइन है, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है। तो 2010 में भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है भारतीय राष्ट्रीय चिन्हों से रिलेटेड, तो इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की जो पहली खेप है वो भारतीय सेना को मिल गई है। तो पहली खेप में अभी 3 हेलीकॉप्टर आए हुए हैं अमेरिका से, अब 3 और आने बाकी हैं। 6
हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, लेकिन ये थल सेना के लिए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। वायुसेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये जो 6 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं ये थल सेना के लिए खरीदे गए हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो अभी जो हेलीकॉप्टर आए हैं ये हिंडन एयरबेस पर उतारे गए हैं और जोधपुर में इनको तैनात किया जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उस पर इन हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की जो राज्य सरकार है उसने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये योजना 20 जुलाई 2025 को शुरू की गई है चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा। इसका उद्देश्य है राज्य में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ा करके 10 लाख लीटर प्रतिदिन करना है, यानी कि दूध का प्रोडक्शन किस प्रकार से असम में बढ़ाया जाए, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, INS अजय किस श्रेणी का जहाज है जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा अर्नाला श्रेणी का। तो जो INS अजय है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है 21 जुलाई 2025 को। तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने INS अजय का शुभारंभ किया है। INS अजय को यार्ड 34 भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यह अर्नाला श्रेणी का 8वां जहाज है। INS अजय का 80% सामान जो है वो स्वदेशी है। इसकी लंबाई 77.6 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर, वजन है इसका 1500 टन का, और यह राडार से बच सकता है। इस प्रकार की तकनीकी से ये लैस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप 6 महीने की करंट अफेयर्स की ईबुक और मंथली करंट अफेयर्स की ईबुक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ईबुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को प्राप्त करने के लिए कूपन कोड यूज करना है RANI600, ठीक है। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन डिस्कस करेंगे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुइस विवियन के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। रहनुमाई माज दयान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। निम्न में से किसे ICC में एसोसिएट सदस्य बनाया गया है? तिमोर लेस्ट से जाम्बिया। दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान बिफा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड। भारत ने एड फाल्सी बैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किस रोग के लिए किया है? मलेरिया। शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ओडिशा। 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। VS अच्युतानंदन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के CM थे? केरल। हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 किसे मिला है? सुहानी शाह को। बैडमिंटन के जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सी यूकी ने। और मुंबई ट्रेन विस्फोट किस वर्ष हुआ था, जिसके 12 दोषियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है? 2006 में। और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मोहन चरण मांझी किस राज्य के CM हैं, तो वो ओडिशा के CM हैं। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? किस नंबर के हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को दोस्तों